अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक हमारा कंटिन्यू है ट्रांसपोर्ट का। उसमें जो सेकंड पोर्शन है वो है अबाउट कार्डियक साइकिल, सिस्टोलिक फेज, डायस्टोलिक फेज एंड अबाउट द ईसीजी। तो कार्डियक साइकिल, अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल एक्चुअली एक हमारा जो हार्ट है उसका साइकिल है कि वो किस तरह से यानी कि सारा यानी कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट में, किस तरह से यानी सर्कुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो उस चीज़ को जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल में, क्योंकि इसके डिफरेंट फेजेस हैं और वो फेजेस जो हैं वो आते हैं हमारे पास सिस्टोलिक फेज, डायस्टोलिक फेज। और जैसे कि हम ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर की ही आगे से ये टाइप्स हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है और लो ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक फेज़ और डायस्टोलिक फेज़ एक्चुअली यही है और ईसीजी इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने ये जो फेजेस हैं जिसमें रिलैक्सेशन फेज़ है, कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है रिलैक्सेशन का फेज़ ऑफ रिलैक्सेशन, और इसको हम डायस्टोल का नाम भी देते हैं। डायस्टोल मीन्स लो ब्लड प्रेशर, ठीक है जी, डायस्टोल। अब हम इसको डिस्कस करें तो हमें हार्ट का एक स्ट्रक्चर छोटा सा जो है वो ड्रा करना पड़ेगा, लाइक इस तरह से कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, ठीक है, जिसमें अपर 2 एट्रिया और ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि यहाँ से जो राइट एट्रियम है, सारा बॉडी से जो ब्लड है वो आता है राइट एट्रियम में, ठीक है जी। और जो लंग्स हैं हमारे लंग्स, वहाँ से ब्लड आता है लेफ़्ट एट्रियम में। यानी कि एट्रियम जो है, एट्रिया जो है, इनका काम है कि ब्लड को रिसीव करना है दोनों तरफ से। ये ब्लड को रिसीव कर रही है बॉडी से जो राइट एट्रियम है, और जो लंग्स है वो दे रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम को। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ये आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है जी। यानी इन दोनों का काम है ब्लड को रिसीव करना। अब आप इस कंडीशन में अगर देखें तो वेंट्रिकल तो बिल्कुल ही रिलैक्स हैं और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये भी रिलैक्स हैं। क्यों रिलैक्स हैं? क्योंकि अभी तो इनमें ब्लड फिलअप हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब तक इनमें ब्लड फिलअप नहीं होगा वो उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में जिस वक्त राइट एट्रियम में ब्लड फिल हो रहा हो और लेफ्ट एट्रियम में भी लंग से ब्लड आकर फिल हो रहा हो, इस कंडीशन में जो 4 चैम्बर्स, चारों के चारों चैम्बर्स हैं, ये रिलैक्सिंग फेज़ में होंगे। सो इस फेज़ को हम नाम देते हैं रिलैक्सेशन फेज़ यानी डायस्टोल। यानी इस कंडीशन में कोई भी चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम फिल होना शुरू होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर फेज़ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अभी इस कंडीशन में क्या है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल ये दोनों तो ऑलरेडी रिलैक्सिंग फेज़ में है। राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम इनमें ब्लड फिलअप हो रहा है और फिलअप के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये भी रिलैक्सिंग फेज़ में है और इस कंडीशन को हम नाम देंगे रिलैक्सेशन डायस्टोल का फेज़, ठीक है जी। इसको आपने कुछ इस तरह से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट और आर्ट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, अब नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। अब ये कैसे होगा कि हमें फिर से एक इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम, जैसे कि हमारा ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, ठीक है जी, जिनमें ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। अब हमने पिछले फेज़ में ये देखा कि इन दोनों में ब्लड फिलअप हो रहा था, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि इनमें ब्लड तो फिलअप हो गया। अब जाहिर सी बात है जब इनमें ब्लड फिलअप हो गया तो इसने ब्लड देना आगे इसको और इसने ब्लड देना है इस चैम्बर को। अब इनके साथ इन दोनों के दरमियान एसोसिएटेड हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, और इन दोनों के दरमियान एसोसिएटेड हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स, क्लियर। अब जब ये दोनों बिल्कुल फिलअप हो गए हैं, फिलअप होने के बाद
ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट एट्रियम भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी इनमें इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है जी, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट एट्रियम से ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, राइट वेंट्रिकल को। ठीक है जी, तो राइट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड ट्रांसफ़र हो गया राइट वेंट्रिकल को, किसके ज़रिए, ट्राइकस्पिड वाल्व्स के ज़रिए। और लेफ्ट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल को, किसके ज़रिए, बाइकस्पिड वाल्व्स के ज़रिए। तो ये जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन है, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है जी, और सिस्टोल होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया एट्रियल सिस्टोल। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे वो हमारा होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल को डिस्कस करने के लिए हमें फिर एक स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा लाइक दिस वन, कि हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी, ये हमारे हो गए इसके 4 चैम्बर्स। तो इसमें अगर हम देखें तो अब हमने ये देखा कि जो एट्रियल सिस्टोल था उसमें ब्लड राइट एट्रियम से ट्रांसफ़र हो गया राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट एट्रियम से ट्रांसफ़र हुआ किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है जी, अब जो राइट वेंट्रिकल है इसके अंदर ब्लड जो है वो है डीऑक्सीजनेटेड, ये है डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसमें ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये आ रहा है लंग से प्योरीफाई होकर। अब राइट वेंट्रिकल से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा ऊपर एओर्टा को। तो इसका मतलब है कि इसमें अब 2 चीज़ें आ गई, एक आ गई पल्मोनरी आर्टरी और एक आ गई एओर्टा। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है लब का और दूसरी आवाज़ होती है डब की। अब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्चुअली यही हार्ट की जो बीट है उसका ये साउंड होता है, लब एंड डब। ठीक है जी, अब हम जानते हैं कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँच जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ के भी जो बाइकस्पिड वाल्व हैं वो बंद हो गए, क्योंकि जब ब्लड ट्रांसफ़र हो गया है तो इसका मतलब है कि वो बंद हो जाएंगे कि फर्दर ब्लड एंटर ना हो, ये अब फिलअप हो चुके हैं। तो इन दोनों वाल्व्स की, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, इन दोनों के वाल्व्स के बंद होने की वजह से, क्लोज होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है लब का। ठीक है जी, तो अब जो ब्लड है वो है राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड जाना है लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और एओर्टा से बॉडी में। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इस टाइम पे फिलअप हैं। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से इधर से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को जाएगा और इधर से जाएगा एओर्टा को। अब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, इन दोनों की बेस पे, इन दोनों के ऊपर जो पोर्शन होता है बेस, वहाँ पे लगे होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं, कि यहाँ से ब्लड ने जब इधर एंटर होना है तो ये ओपन होंगे और जब ब्लड एंटर हो जाता है तो ये क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे एओर्टा में एंटर होने के लिए सेमी ल्यूनर वॉल्व्स लगे होते हैं।
जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने एओर्टा में एंटर होना है, सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे और ब्लड एंटर होगा, फिर वो क्लोज हो जाएंगे। तो जब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, तो इन पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा इनकी जो बेस है वहाँ पर जो है वो सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं। जैसे ही ब्लड इनमें एंटर हो जाएगा तो सेमील्यूनर वॉल्व्स क्या करेंगे कि क्लोज हो जाएंगे। अब उनके क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा डब का। ठीक है जी, तो ये एक कंप्लीट जो है हार्ट का साउंड है, लब एंड डब। ठीक है जी, अब इसे आपने किस तरह से याद रखना है कि लब का साउंड किस वक्त प्रोड्यूस होता है, जब एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व्स क्लोज होते हैं। जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा लब का। इसी तरह जब सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज होंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा डब का, इनके क्लोज होने से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक ओवरऑल फेज आ जाता है कि किस तरह से जो है वो एट्रियल सिस्टोल आता है, किस तरह से डायस्टोल का फेज आता है रिलैक्सेशन का, किस तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है और इस टाइम पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन रिलैक्स फेज में होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने जो है वो बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है जी, तो इसमें अगर हम देखें तो वन हार्ट बीट जो है वो इसी तरह से है कि एक फेज़ आता है डायस्टोल का, एक आता है सिस्टोल का, तो कंप्लीट जो है वो हार्ट बीट बन जाती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक ये है कि ये फेज़ जो है जी 0.8 सेकंड्स का होता है और वंस लाइफ टाइम में जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वो 2.5 बिलियन टाइम्स होता है विदाउट स्टॉपिंग। इसको आपने जो है वो पॉइंट को याद रखना है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा जो है वो है अबाउट ईसीजी, कि ईसीजी क्या है। यहाँ पे आपको एक ये डायग्राम शो हो रही है, एक जो ग्राफ है ये ईसीजी का है। अब आप यहाँ पे देखें तो हम डिस्कस करेंगे ईसीजी को। व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इसको ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इसे ग्राफ भी बोलते हैं। अब ये ईसीजी है क्या, इसे यूज़ किस लिए करते हैं, इसका पर्पस क्या है। हम ईसीजी की अगर हम बात करें तो ईसीजी का सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक मशीन होती है। ठीक है जी, और मशीन जो है ये मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट होती है 10 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, 10 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और काम इसका होता है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन को मेजर करना। इसको डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करने के बाद उसका वोल्टेज टाइम ग्राफ बना देना। ठीक है जी, ये काम है ईसीजी। एक्चुअली ये ईसीजी ये होती है, एक मशीन है जो कि 10 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और काम क्या है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन को डिटेक्ट कर कर उसका वोल्टेज टाइम ग्राफ बनाना। अब एक्चुअली इस तरह होता है कि ये जो 10 इलेक्ट्रोड्स हैं इनको पर्सन जो होता है उसकी चेस्ट के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है डिफरेंट एंगल्स पे। ठीक है जी, डिफरेंट एंगल्स रखे जाते हैं और पर्सन की जो चेस्ट है या जो लिम्स हैं उनके ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये क्या चीज़ डिटेक्ट करती हैं? एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं स्किन के ऊपर आने वाली जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनको डिटेक्ट करते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, हार्ट के मसल से।
हार्ट मसल से, ठीक है जी, क्योंकि जो हार्ट के मसल्स हैं वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको हम स्किन के ऊपर से जो है वो स्किन की सरफेस से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम होता है बेसिकली ईसीजी का, कि ईसीजी के ज़रिए हमें क्या चीज़ पता चलती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम डिटेक्ट करते हैं और उसका फिर जो है वो वोल्टेज टाइम ग्राफ जो है वो ड्रा कर देते हैं, जैसे हम इसको आगे देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईसीजी के ज़रिए हम क्या क्या चीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। ईसीजी के ज़रिए जो हम चीज़ चेक कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर तो हमने बॉडी में कोई जो पेस मेकर है, आर्टिफिशियल पेस मेकर, उसको हमने इम्प्लांट किया हुआ है, तो उसमें अगर कोई भी चेंज आ रही है, उसमें कोई भी एरर आ रहा है, तो उसको हम जो है वो इसके ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि डिटेक्शन ऑफ एरर इन इम्प्लांटेड पेसमेकर, ठीक है जी, कि अगर इसमें कोई भी एरर आ रहा है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी हार्ट की जो डिजीज़ है उसको हम चेक कर सकते हैं। हार्ट बीट इससे हम डिटेक्ट करते हैं क्या जा रही है। इसके अलावा हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसको भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉलोइंग इसके फंक्शंस हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़ जो है वो इजीली इसमें शो हो जाती है, क्योंकि हम इसमें हार्ट बीट को मेजर कर लेते हैं, हार्ट के चैम्बर्स किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, और हमने जो अगर हार्ट के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल पेसमेकर अगर इंट्रोड्यूस करवाया, इम्प्लांट करवाया, तो उसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो हम ईसीजी के ज़रिए उसको भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम ये ग्राफ है, ये एक नॉर्मल जो ग्राफ है उसको हम देख रहे हैं। अब ये जो आपको ग्राफ शो हो रहा है जिसमें यहाँ पे आपके पास वोल्टेज हैं और यहाँ पर आपके पास टाइम चल रहा है कि कितने टाइम में अगर हम इतना वोल्टेज दे रहे हैं तो हमारे पास क्या कर्व्स आ रही हैं, ठीक है जी, जिसमें P है, Q, R, S एंड T। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सेगमेंट्स बनते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक सेगमेंट हमारे पास बनता है Q, R, S का, एक सेगमेंट हमारे पास बनता है S एंड T का, और एक सेगमेंट हमारे पास बनता है P एंड R का, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो तीन सेगमेंट्स बनते हैं। अब जो Q, R, S है ये क्या है, S, T क्या है और P, R क्या है, ठीक है जी। इसे हम देखें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि जो ये सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट जिसमें जो डिफ्लेक्शन है वो अपवर्ड आ रही है, आपको ये नज़र आ रही है डिफ्लेक्शन जो है वो, ये आर्टेरियल सिस्टोल है। आर्टेरियल सिस्टोल को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो ये आपके पास ये सारा जो ग्राफ आ रहा है ये आ रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। तो ये टी की कर्व है, ये आपको दिखा रही है आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है, ठीक है जी। अब एक होती है नेगेटिव डिफ्लेक्शन और एक होती है अपवर्ड डिफ्लेक्शन। अगर आप देखें इस क्यू को तो ये क्यू जो है इसकी नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, डाउनवर्ड है। आर जो है वो अपवर्ड है, यहाँ पे इसकी अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। जो एस है इसकी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ठीक है जी। और जो टी है ये आइसो इलेक्ट्रिक पोजीशन पे है, आइसो इलेक्ट्रिक पोजीशन पे है, आइसो इलेक्ट्रिक पोजीशन पे, ठीक है जी। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी देखने को वो डीपोलराइजेशन है और एक तरफ है रीपोलराइजेशन। अगर आप देखें यहाँ पे ये Q, R और S, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे प्रोसेस जो है ये परफॉर्म हो रहा है डीपोलराइजेशन का, ठीक है जी। यानी कि डीपोलराइजेशन का मतलब है लॉस ऑफ चार्जेस, चार्जेस का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है रीपोलराइजेशन का, कि इसमें आगे से जो स्ट्रेट कर्व जो लाइन है वो स्ट्रेट हो रही है। अब जो ईसीजी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो पॉइंट P है, ठीक है जी। पॉइंट P क्यों, क्योंकि आर्टेरियल सिस्टोल है, तो आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आर्टरिया
इनकी कॉन्ट्रैक्शन से आगे हमारे पास जो ईसीजी स्टार्ट होती है वो पॉइंट पी से स्टार्ट होती है। देन हमारे पास क्यू आर एस एंड टी। तो एक्चुअली ये कर्व जो बनती है ये होती है पी क्यू आर एस टी कर्व, ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं पी क्यू आर एस टी कर्व को, जिसमें मैंने बता दिया कि इसमें डीपोलराइजेशन को जो है वो मेजर किया जाता है और इसमें हम ये फेज़ आइसोइलेक्ट्रिक फेज़ है, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉइंट पी है इसमें क्योंकि एट्रिया से आगे सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी जनरेट होते हैं एस ए नोड टू ए वी नोड, तो ये सारा पॉइंट पी से जो है वो स्टार्ट होता है। तो पॉइंट पी से स्टार्ट होकर टी तक हम इसको जो है वो मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक जो है वो ईसीजी का ग्राफ है नॉर्मल, जिसमें आपको नीचे ये टाइम शो हो रहा है और ये मिलीवोल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसको हम बेसिक जो है वो एमटी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसके पॉइंट्स मैंने आपको ईसीजी के बारे में बता दिए कि ईसीजी है क्या और इसका पर्पस क्या है, इसको हम किस लिए जो है वो यूज़ करते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है कि इसमें जो इसके पार्ट्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, 10 इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये सारी बातें हमने इसकी जो है वो डिस्कस कर ली। यहाँ पे अगर आप देखें कि a normal electrocardiogram ECG indicate the heart is functioning properly. The P wave occurs just prior to arterial contraction. यानी कि arterial contraction से पहले हमारा जो point P है ये हमारा start होगा। उसके बाद the QRS wave occurs just prior to ventricular contraction. Ventricular contraction से पहले हमारे पास PQRS कर्व आएगी जब atria contract कर जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो एंड द टी वेव अकर्स व्हेन द वेंट्रिकल्स आर रिकवरिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन। और टी वेव उस वक्त आएगी क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक फेज़ मैंने आपको बताया कि ये आइसो इलेक्ट्रिक फेज़ है जिसमें सेम चार्जेस होंगे, ठीक है। तो रिपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है यहाँ पे ईसीजी के हवाले से, सिस्टोलिक फेज़ डायस्टोलिक के फेज़ के हवाले से। तो ये हमारा यहाँ पे जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।